गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है बैंक, बैंक के प्रकार, बैंकों के कार्य। अब बैंक क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने आपको इसके पिछले लेसन में मैंने आपको बताया था कि बैंक क्या है, बैंक के कौन कौन से कार्य है। लेकिन इसके आज अपन पढ़ेंगे, बैंकों के प्रकार पढ़ेंगे। तो बैंक के प्रकार के साथ में इसके कार्य भी है। तो अपन ये कह सकते हैं कि आधुनिक युग में या आधुनिक अर्थव्यवस्था में विभिन्न बैंकों की स्थापना हुई है जो अलग अलग तरह के काम करती हैं। और ये बैंक उनका स्पेसिफिक जो काम करती है उसके साथ साथ उनके उद्देश्य भी अलग है और उनकी लाभदायकता भी सबकी अलग अलग है। उनकी स्थापना एक विशेष कार्य के लिए की गई है जो अति महत्वपूर्ण है। आधुनिक अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति अलग अलग बैंकों द्वारा की जाती है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि बैंकिंग के क्षेत्र में भी अन्य क्षेत्रों की तरह डिजिटीकरण अपनाया जाता है और अपनाया गया है। यही कारण है कि कृषि, उद्योग, व्यापार, निर्यात आदि के क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की बैंकों की स्थापना हुई। तो इसके अंदर सबसे जो पहला पॉइंट आता है वो पॉइंट है व्यापारिक बैंक। अब ये व्यापारिक बैंक क्या है? ठीक है, ये कई बार सवाल आता है, एक छोटा सवाल आता है, 2 नंबर का सवाल आता है कि व्यापारिक बैंक क्या है। ठीक है, तो व्यापारिक बैंक से आशय उन बैंकों से है जो एक व्यापारिक संस्था की तरह लाभ के दृष्टिकोण से व्यापार करती हैं, लाभ के दृष्टिकोण से सामान्यतः काम करती हैं। ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार व्यापारिक बैंक वह संस्थान है जो ग्राहक के आदेश पर उसके धन की सुरक्षा करती है। ठीक है ना। ये प्रोफेसर एक काउटर है, उसने बोला है कि व्यापारिक बैंक वह संस्था है जो स्वयं की तथा जनता की साख पर व्यापार करती है। और इसके साथ में अपन ये भी कह सकते हैं, संक्षेप में भी अपन ये बात कर सकते हैं, जिस प्रकार उत्पादक कच्चा माल खरीदकर उसे निर्मित माल के रूप में बाजार में बेचकर लाभ कमाते हैं, उसी प्रकार व्यापारिक बैंक भी जनता की जमायत स्वीकार करती है और साख का निर्माण कर उसे जनता को बेचकर लाभ कमाते हैं। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि विभिन्न प्रकार के जितने भी बैंक वर्तमान में कार्यरत हैं उसमें से व्यापारिक बैंक सबसे प्राचीन बैंक है। ये इसमें इंपॉर्टेंट है। अब है व्यापारिक बैंक के संगठन। व्यापारिक बैंक की जो संगठन की बात करते हैं तो इसके अंदर 2 तरह की बैंक इसमें अपन शामिल करेंगे। पहला है इकाई बैंकिंग, दूसरा है शाखा बैंकिंग। इकाई बैंकिंग का मतलब ये इसमें ये होता है कि यह प्रणाली सरल है, आदर्शपूर्ण है और इकाई बैंकिंग प्रणाली में एक बैंक का ही एक ही कार्यालय होता है तथा कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर अन्य स्थानों पर इस बैंक की कोई शाखा नहीं होती। यह प्रणाली अमेरिका में अधिक प्रचलित हुई थी। ठीक है ना, इसमें इंपॉर्टेंट है। ये सवाल कई बार आता है कि इकाई बैंक से आप क्या समझते हैं, शाखा बैंकिंग से आप क्या समझते हैं। तो अपन बात करते हैं कि शाखा बैंकिंग की बात करते हैं तो शाखा बैंकिंग वह प्रणाली है जिसमें एक बैंक की अनेक शाखा होती हैं जो संपूर्ण देश में फैली होती हैं। यह प्रणाली भारत, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा आदि देशों के अंदर ये बैंक फैली हुई है। अपन बात करते हैं इकाई बैंकिंग की। इकाई बैंकिंग से अभी मैंने आपको बताया कि एक बैंक ही होती है जिसका प्रदान कार्यालय भी वही है और शाखा बैंकिंग भी वही है। मतलब एक बैंक की कोई अन्य शाखा नहीं होती है, वही काम करती है, सारा काम वही करती है। ठीक है ना। जैसे माना कि एक बैंक है जो है जोधपुर में है, उसका नाम है XYZ। इस बैंक की और कोई शाखा नहीं है, इसी जगह पे इसकी कोई शाखा नहीं है, वो यही बैंक काम करती है। दूसरी बात अपन बात करते हैं शाखा बैंकिंग की। तो शाखा बैंकिंग वह बैंक है जो अनेक प्रकार की उनकी शाखा होती है। जैसे माना कि अपन ये कहते हैं भारत में सबसे बड़ी बैंक है वो है SBI। तो SBI का मुख्य कार्यालय है, प्रधान कार्यालय है वो है मुंबई। अब मुंबई के अलावा इसकी खूब सारी शाखा है, हर गांव, कस्बे, ठीक है, तहसील स्तर पर, संभागीय स्तर पर इसकी बहुत सी शाखा है। जैसे अपन बात करते हैं बॉम्बे के अंदर शाखा है, जोधपुर के अंदर शाखा है, दिल्ली में उसकी शाखा है, ठीक है, गुजरात में शाखा है। ठीक है, तो छोटे छोटे गांव स्तर तक इस बैंक की शाखा है। तो मतलब एक बैंक प्रधान होती है, बाकी सब उसकी, ठीक है, उसकी आगे से आगे इसकी एक शाखा चलती है। ठीक है, जैसे पेड़ होता है ना, पेड़ की जैसे एक पेड़ होता है तो पेड़ की अनेक शाखाएं होती है, उसी प्रकार इस बैंक की भी बहुत सारी शाखा है। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं व्यापारिक बैंक के कार्य। संक्षेप में व्यापारिक बैंक के मुख्य कार्य है, पहला कार्य है निक्षेप स्वीकार करना। निक्षेप स्वीकार मतलब ग्राहकों से पैसा
स्वीकार करता है। ये बैंक ग्राहकों के निक्षेप जमा स्वीकार करते हैं। इन निक्षेपों की जमा राशियों को ग्राहकों को चुकाने का उत्तरदायित्व इसी पर होता है। ठीक है ना, ये सबसे इसमें इंपॉर्टेंट है। अब है व्यापारिक बैंक कौन कौन से खाते खोलती है? चालू खाता खोलती है, स्थायी जमा खाता खोलती है, बचत खाता खोलती है, गृह बचत खाता खोलती है और एक लास्ट में अनिश्चितकालीन खाता आदि खोलकर ग्राहकों की रकम जमा करती है। ठीक है ना, तो ये इसके अंदर सवाल इसके अंदर आता है। नेक्स्ट पॉइंट है ऋण और अग्रिम प्रदान करना। ये बैंक व्यापारिक बैंक ग्राहकों के जो पैसे बैंक के पास में जमा होते हैं वह पैसे बैंक उधार देती है, लोगों को क्या कहते हैं? ऋण के रूप में देती है। तो पहला इसमें कौन सा है? ऋण और अग्रिम देना, प्रदान करना साधारण और अग्रिम ऋण, अधिविकर्ष मतलब कई बार सवाल आता है अधिविकर्ष क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का मैं आपको इसका मतलब बता देता हूं कि किसी के खाते के अंदर पैसे कम है और उसको अधिक पैसे चुकाने हैं तो वो बैंक से पैसा उधार ले सकती है। ठीक है ना, जैसे माना कि मिस्टर भूराराम के खाते में 5,000 है और उसको किसी को 15,000 रुपए पेमेंट करना है। ठीक है, तो बैंक से वह 10,000 रुपए एक्स्ट्रा लोन के रूप में लेगी। उसे अधिविकर्ष की सुविधा बैंक ये सुविधा देती है। ठीक है, और ये बैंक हर किसी को नहीं देती, व्यापारिक जो वर्ग के लोग हैं उनको ही ये देती है। नकद साख, ठीक है, ये भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, विदेशी विपत्रों को भुनाकर ऋण प्रदान करना, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, मतलब जो उसमें बिल है, हुंडी है, जो विदेशी विनिमय है, अपन लेन देन करते हैं। ठीक है, तो उसका भी इसमें लेन देन होता है। तीसरा कार्य है अभिकर्ता, एजेंट संबंधी कार्य। व्यापारिक बैंक अभिकर्ता के रूप में धन का हस्तांतरण, ग्राहकों की ओर से भुगतान, उसके धन का संग्रह आदि का कार्य भी करता है। नेक्स्ट कार्य है अन्य कार्य और भी इसमें है। बैंक वो सब काम करती है जैसे प्रशिक्षण है, साख की सुविधा है। ठीक है, और इसके संबंध में कोई भी और भी इसमें बैंक की संबंधित है, परामर्श की सुविधा है, लॉकर की सुविधा है, वो भी इसके अंदर बैंक काम करती है। नेक्स्ट पॉइंट है औद्योगिक बैंक औद्योगिक युग है और इस वर्तमान में विशिष्टीकरण और श्रम विभाजन के लाभों को प्राप्त करने के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर बड़े बैंकों की स्थापना हुई। ठीक है ना, स्थापना हुई जो बहुत अधिक प्रोत्साहन मिल रहे हैं। बड़े पैमाने के उद्योगों की साख संबंधी मांग की पूर्ति करना व्यापारिक बैंक व अन्य बैंकों से संभव नहीं हुआ, इसलिए औद्योगिक बैंकों की स्थापना हुई। इसलिए औद्योगिक बैंक को भारी मात्रा में दीर्घकालीन साख उपलब्ध कराने के उद्देश्य से औद्योगिक बैंकों की स्थापना की गई। औद्योगिक बैंक दीर्घकालीन साख देने के अतिरिक्त बड़ी औद्योगिक इकाइयों के ऋण पत्रों, बॉन्ड्स, अंशों की बिक्री करने में सहायता प्रदान करते हैं। ये बैंक उद्योगों के अंशों का भी अभिगोपन करते हैं। अभिगोपन का मतलब क्या होता है? ये भी कई बार सवाल आता है। अभिगोपन का मतलब ये होता है कि किसी कंपनी के शेयर भी बिक रहे हैं तो बैंक उन शेयरों को बिकाने के लिए, ठीक है, गारंटी देती है कि हम आपके शेयर हम बिकाएंगे, बिकवाने का प्रयत्न करेंगे, तो इसको अभिगोपन का कार्य इसमें कहते हैं। इसलिए बैंकों को इससे मिलने वाला जो कमीशन होता है उसे अभिगोपन कमीशन कहते हैं। ये कई बार एग्जाम में सवाल इसका आता है। औद्योगिक बैंकों के कार्य। अब औद्योगिक बैंक कौन कौन से कार्य करती है? पहला है औद्योगिक जो बैंक है उसका जो पहला कार्य है दीर्घकालीन जमा स्वीकार करना। ठीक है, बैंक अपने ग्राहकों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करते हैं, इसलिए ये जनता से भी दीर्घकालीन जमा स्वीकार करती है। अल्पकालीन जमा स्वीकार करने पर ये बैंक उद्योगों को वित्तीय मांग की पूर्ति करने में असमर्थ रहते हैं, अतः ये बैंक दीर्घकालीन जमा भी स्वीकार करती हैं। दूसरा पॉइंट है दीर्घकालीन साख की पूर्ति। सामान्यतः बड़े पैमाने के उद्योगों की, ठीक है, लंबी अवधि होती है, ठीक है, गर्भावधि लंबी होती है, अतः दीर्घकालीन मांग करते हैं। लॉन्ग क्या करते हैं? मांग करते हैं, अर्थात एक उद्योग 3 से 10 वर्ष के बाद लाभ प्राप्त करना प्रारंभ करता है। ऐसी दशा में केवल औद्योगिक बैंक ही ऐसी संस्था है जो दीर्घकालीन लोन प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है औद्योगिक प्रबंध में भागीदारी, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पश्चिमी जर्मनी के औद्योगिक बैंक ऋण लेने वाली कंपनियों के प्रबंध में भाग लेते हैं
और कंपनी पर नियंत्रण रखने के लिए अपने प्रतिनिधियों को इन कंपनी की प्रबंध समितियों में रखते हैं। भारत में ये नीति अपनाई जा रही है, ठीक है, कुछ इसमें क्षेत्रों के अंदर ये अपनाई जा रही है, क्योंकि इसमें प्रबंध की भी इसमें भागीदारी इसमें होगी, तो समय पर इसमें होने वाले ऑब्स्टेकल या अपन ये कह सकते हैं कि समस्याओं का समाधान आसानी से हो सकता है। इसके अंदर ये ध्यान रखना। अब निर्यात के लिए सहायता, ये भी सिर्फ औद्योगिक बैंक का ही एक कार्य है। औद्योगिक बैंक निर्यात के लिए सहायता देते हैं। इसमें ये निर्यात के लिए प्रत्यक्ष लोन देते हैं, ऋण देते हैं। निर्यात साख के लिए पुनर्वित्त प्रदान करते हैं, ठीक है ना। सरकार के अनुमोदन पर विदेशी मुद्रा में भी लोन देते हैं। निर्यात पर गारंटी प्रदान करते हैं और अन्य, इसके अंदर ये पॉइंट है। ये सभी कार्य औद्योगिक बैंक के कार्य थे। और जैसे कंपनियों के अंशों का विज्ञापन करना, उन्हें बेचना, उनका विज्ञापन करना, इसके अतिरिक्त अपने नियोक्ता ग्राहकों को विभिन्न कंपनियों में विनियोग करने या न करने की सलाह भी देते हैं कि कौन सी कंपनी के अंदर पैसा लगाना है, कौन सी कंपनी के पैसा नहीं लगाना है। ये इसके अंदर औद्योगिक बैंक इसमें थे। अब नेक्स्ट बैंक जो आती है वो कृषि बैंक आती है। कृषि की प्रकृति और उद्योग व्यापार वाणिज्य की प्रकृति से भिन्न होती है, इसलिए कृषि के लिए जिससे साख की आवश्यकता होती है उसकी प्रकृति उद्योगों की साख से भिन्न होती है। यही कारण है कि कृषि साख के लिए एक विभिन्न प्रकार के बैंकों की आवश्यकता होती है। इसके अंदर मिलने वाले जो है दो प्रकार के ये जो ऋणों की आवश्यकता होती है। पहला है अल्पकालीन ऋण। ये ऋण कृषि के लिए दिया जाता है और कृषक बीज, खाद, सिंचाई, गुड़ाई, हल आदि क्रय करने के लिए लेता है। इस प्रकार के ऋणों की पूर्ति कृषि सहकारी समितियां जो होती है या बैंकों के द्वारा दी जाती है। अब इसके बाद में आता है दीर्घकालीन लोन। कृषकों को इस प्रकार के ऋण की आवश्यकता पुराने ऋण चुकाने, लघु सिंचाई, भू संरक्षण, बंजर भूमि आदि को तोड़कर या ठीक करने का या मरम्मत करने के लिए या उपजाऊ बनाने के लिए, कृषि योग्य बनाने के लिए, कृषि योग्य भूमि खरीदने के लिए, स्थायी रूप से भूमि सुधार करने के लिए, भारी मशीनरी खरीदने के लिए, ट्रैक्टर खरीदने के लिए आदि के लिए इसमें लोन दिया जाता है। कृषकों को दीर्घकालीन ऋण भूमि विकास बैंक जैसी एजेंसियां या संस्थाएं से प्राप्त होते हैं, ठीक है। ये अति महत्वपूर्ण है। कई बार 2 नंबर का सवाल आता है कि भूमि विकास बैंक के बारे में बताइए, तो ये इसमें अपन बता सकते हैं, ठीक है। कृषि बैंकों के प्रकार और कार्य। कृषि से संबंधित बैंक के प्रकार तथा उनके कार्य निम्नलिखित हैं। पहला है कृषि सहकारी बैंक। ये बैंक कृषकों को कम ब्याज पर अल्पकालीन ऋण की सहायता प्रदान करते हैं। कृषि सहकारी बैंक सहकारी साख समिति के नाम से भी जाने जाते हैं। ये भी इसमें इंपॉर्टेंट है। इन बैंकों का ढांचा 3 स्तर में होता है, जो त्रिस्तरीय होता है, ग्रामीण स्तर पर, जिला स्तर पर और प्रांतीय स्तर पर। इन बैंकों की पूंजी प्रवेश शुल्कों, अंशों की बिक्री, जनता सदस्यों के द्वारा जमा किए गए निक्षेपों, सुरक्षित कोषों, केंद्रीय व राज्य सहकारी बैंकों के लिए ऋण आदि से प्राप्त होती है। ये उत्पादक और अनुत्पादक दोनों प्रकार के लोन देते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर अपन बात करते हैं। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट इसमें आएगा कि ग्रामीण स्तर पर, जिला स्तर पर और प्रांतीय स्तर पर ये अलग अलग प्रकार के इसमें 3 बैंक इसमें होते हैं, पिरामिड की तरह ये काम करते हैं, ठीक है ना। और नेक्स्ट इसके अंदर जो आता है भूमि विकास बैंक आता है। भूमि विकास बैंक पुराना नाम है भूमि बंधक बैंक, ठीक है। क्या नाम उसका नाम? पुराना बैंक क्या है? भूमि बंधक बैंक। ये बैंक दीर्घकालीन तथा 5 से 20 वर्षों के लिए भूमि गिरवी रखकर कृषकों को ऋण प्रदान करते हैं। कहीं ये बैंक अधिक अवधि के लिए भी ऋण देते हैं। इन बैंकों का भुगतान प्राय आसान किस्तों पर किया जाता है, जो एक निश्चित समय के बाद प्रारंभ होता है, ठीक है। ये इसमें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है विदेशी विनिमय बैंक। विदेशी विनिमय बैंक केवल विदेशी व्यापार के लिए वित्त प्रबंध करते हैं। यह सर्वविदित है कि प्रत्येक देश अपने माल की कीमत अपनी ही मुद्रा में लेना चाहते हैं। इस कारण इस देश की मुद्रा
को दूसरे देश की मुद्रा में परिवर्तन करने की समस्या उत्पन्न होती है, इसलिए विदेशी विनिमय बैंक की स्थापना हुई है। इन समस्याओं को हल करने के लिए ही विदेशी विनिमय बैंक की स्थापना की गई है। ये बैंक अपने पास विभिन्न देशों की मुद्रा रखते हैं और इन्हीं मुद्रा में लेन-देन करते हैं। ये बैंक विदेशों में अपनी शाखाएं खोलते हैं और अपना कार्य करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में है विदेशी विनिमय बैंकों के कार्य क्या है। तो इन बैंकों का पहला काम है विदेशी बिलों का क्रय विक्रय करना। विदेशी बिलों का क्रय विक्रय करना, ये बैंक विदेशी विनिमय बिलों का क्रय विक्रय करके अंतरराष्ट्रीय भुगतानों का निपटान करते हैं। इस बैंक की कार्यविधि इस प्रकार होती है कि जब किसी एक देश की विनिमय बैंक की एक शाखा विनिमय बिल खरीदती है और उस विनिमय बिल की कीमत उस देश की मुद्रा में चुकाती है, तब यह शाखा उस बिल के विदेश में स्थित अपनी शाखा को बेचती है और वह शाखा उस बैंक से जिसके नाम विनिमय बिल रखा गया है धन वसूल कर लेती है। इस कार्यविधि में विभिन्न देशों में मुद्रा का हस्तांतरण नहीं होता। मुद्रा के बिना सुगमतापूर्ण अंतरराष्ट्रीय भुगतान हो जाते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर पॉइंट है। अब है विदेशी ऋणों का भुगतान, दूसरा पॉइंट है। ये बैंक सोना, चांदी, प्रतिभूतियों का आयात निर्यात करके अंतरराष्ट्रीय ऋणों का भुगतान करने में सहयोग देते हैं। ठीक है ना, ये भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट है विदेशी विनिमय का क्रय विक्रय करना। ये बैंक विदेशी विनिमय का क्रय विक्रय करते हैं। इससे विदेशी विनिमय दरों में होने वाले उच्चावचनों को कम किया जाता है। उच्चावचन मतलब उतार चढ़ाव, ज्यादा उतार चढ़ाव होंगे तो विनिमय दर भी इससे प्रभावित होगी और अंतरराष्ट्रीय व्यापार इससे प्रभावित ज्यादा होता है। इस प्रकार के ये बैंक व्यापारियों को विभिन्न विनिमय दरों में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाले जोखिम से बचाते हैं। मतलब विनिमय दर में उतार चढ़ाव होगा तो उसमें जोखिम होगी और जोखिमों से ये बैंक बचाते हैं। विनिमय बैंक उपयोग कार्य के अतिरिक्त निम्नलिखित और भी इसमें कार्य करते हैं। कौन कौन से कार्य हैं? पहला काम निक्षेप स्वीकार करना, दूसरा ऋण प्रदान करना, तीसरा अंतरराष्ट्रीय ऋणों का भुगतान करना, चौथा विनिमय दरों में होने वाले परिवर्तनों को रोकना। ठीक है ना, ये भी इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, प्रतिभूतियों का आयात निर्यात करना, ये भी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अग्रिम विनिमय व्यापार का कार्य करना, अग्रिम विनिमय लेनदेन जो एडवांस करना, जैसे 1 जनवरी 2021 को कौन सी दर होगी उसको आज से तय करना होगी। जैसे ज्यादा होगी कम होगी उससे मतलब नहीं है। जैसे आज दर होगी तो उसमें अपन उसको लेनदेन का तय कर लेंगे। ठीक है ना, अग्रिम इसे माना जाएगा। नेक्स्ट है केंद्रीय बैंक। अभी ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, केंद्रीय बैंक क्या है। ठीक है, आधुनिक युग में बैंकिंग व्यवस्था में केंद्रीय बैंक का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। केंद्रीय बैंक की स्थापना देश की केंद्रीय व्यवस्था में नियंत्रित और नियमित करने, देश में मुद्रा एवं साख का अंकुश रखने तथा सरकार की मौद्रिक नीति को सफल बनाने के लिए की गई है। वर्तमान में विश्व के लगभग सभी देशों में केंद्रीय बैंक की स्थापना की जा चुकी है और हुई है। तो विभिन्न देशों के केंद्रीय बैंकों में सैद्धांतिक समानता है, किंतु व्यवहारिक नीतियों में भिन्नता पाई जा सकती है। इसमें कोई ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है। जैसे भारत में केंद्रीय बैंक कौन सी है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके अंदर कई बार उसमें आता है कि भारत की केंद्रीय बैंक का नाम बताइए, 2 नंबर का सवाल आ गया तो आपको इसमें कौन सा नाम बताना आपको? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय बैंक, इंटरनेशनल बैंक। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक समस्याओं में हल करने के लिए समय समय पर अंतरराष्ट्रीय बैंकों की स्थापना की गई। प्रारंभ में अंतरराष्ट्रीय बैंक का मुख्य कार्य जर्मनी के द्वारा मित्र देशों के साथ किए गए युद्ध संबंधी खर्चों का निपटान कराने का था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 2 अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना की गई। ये संस्थाएं कौन कौन सी थी जो मैंने आपको बताया था? जो IMF और वर्ल्ड बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। इन दोनों बैंकों की स्थापना एक साथ हुई थी और ये कहाँ हुई थी? ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर 1945 में। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। अब इन संस्थाओं के अंतरराष्ट्रीय स्तर के जो दोनों बैंक हैं, इन दोनों बैंक के बारे में थोड़ा अपन जानकारी करेंगे, अपन चर्चा करेंगे। तो पहला है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। यह बैंक सदस्य देशों को अल्पकालीन आर्थिक सहायता प्रदान करता है। यह आर्थिक सहायता
मुख्यतः संकट काल में विनिमय दर की कठिनाइयों को हल करने और भुगतान संतुलन को के घाटे को पूरा करने के लिए दी जाती है। सदस्य देशों को तकनीकी सहायता देता है, विदेशी विनिमय संबंधी परामर्श देता है, सदस्य देशों के बैंकों अधिकारियों को प्रशिक्षण की सुविधा भी देता है और भी विनिमय दर में होने वाले ठीक है कठिनाइयों को उसमें देता है, सहायता देता रहता है। इसका उद्देश्य है और ये काम अच्छी तरह से काम अभी वर्तमान में कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व बैंक के कार्य। यह सदस्य देशों के आर्थिक विकास और युद्ध में नष्ट होने वाले या नष्ट हुए देशों के लिए पुनर्निर्माण के लिए ऋण प्रदान करता है। यह गारंटी देकर अन्य राष्ट्रों के सदस्य देशों के ऋण दिलाता है और तकनीकी सहायता भी दिलवाता है। यह सदस्य देशों के बैंकों अधिकारियों को प्रशिक्षण सुविधा भी देता है जहां पर उनके अधिक से अधिक अच्छा काम कर सके। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवादों को सुलझाने में सहायता प्रदान करता है, ये भी इसके अंदर अति महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। ये भी इसमें कई बार इसमें है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कोई लेन देन संबंधी कोई इसमें आपकी समस्या आती है तो ये भी इसके अंदर विवाद को सुलझाने में सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट है 7वां पॉइंट है बचत बैंक, सेविंग बैंक। कम आय समूह वाले लोगों में बचत प्रोत्साहन देने हेतु उद्देश्य के लिए बचत करने के लिए एक बचत बैंक की स्थापना की जाती है। ये बचत बैंक छोटी-छोटी बचतों को जमा के रूप में स्वीकार करते हैं। ये व्यापारिक बैंकों की सहायक बैंक के रूप में कार्य करते हैं। ये बैंक बचत बढ़ाने के लिए ग्राहकों को अनेक प्रकार की सुविधा प्रदान करते हैं। पश्चिमी देशों विशेषकर अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी आदि देशों में इसका प्रचलन बहुत लंबे समय से हो रहा है। भारत में डाकघर बचत बैंक के रूप में काम कर रहा है, ये जो अति महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। ये कई बार एग्जाम में सवाल इसमें आता है, 2 नंबर का सवाल आता है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है देसी बैंकर, इंडिजीनियस बैंकर। देसी बैंकर विश्व के सभी देशों में पाए जाते हैं। देसी बैंकर के अंतर्गत साहूकार, सुनार, महाजन, जमींदार ऐसे वाले लोग हैं, सरफा आदि जो इसमें शामिल होते हैं। भारत में ये बहुत पहले से चली आ रही है। भारत जैसे अल्प विकसित या विकासशील देशों में 50 से 60% भाग इन लोगों का लेन देन होता है। इसके मुख्य कार्य है उत्पादक और अनुत्पादक ऋण प्रदान करना, भूमि, जमीन, जायदाद आदि गिरवी रखकर ऋण लोन देते हैं। ये बैंकर कई प्रकार के विश्वास के बिना जमानत भी दे देते हैं, ठीक है ना। यहाँ विश्वास यूं कर देते हैं कि कौन है, बुराराम जी का बेटा आया है, उसको लोन दे सकते हैं। बुराराम जी को कौन जानता है, सरपा, सेठ, साहूकार, जमींदार जानते हैं। गांव के लोग इसमें लेन देन करते हैं तो दे देते हैं। ये हुंडियों पर ऋण देते हैं। नकद धन के अतिरिक्त ये वस्तुओं और सेवाओं के रूप में ऋण देते हैं, किंतु इन वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा मुद्रा में आंकी जाती है। इनका व्यक्तियों से निकटतम संपर्क भी होता है, इसलिए ये लोगों से लेन देन करते हैं। तो आज हम अपने बात किए किसमें, विनिमय बैंक कौन कौन से थे, ठीक है, बैंक कौन से है, कौन कौन से भारत के अंदर बैंक है, इसके बारे में अपने इससे कौन कौन से कार्य इसमें किए, ठीक है ना। ये बैंक जो है एग्जाम में कई बार इसका सवाल आता है, आपको इसको ढंग से पढ़ना है। इस संबंध में कोई आपकी इंक्वायरी हो या आपकी कोई समस्या है तो आप मुझे वापस में बोलना, मैं आपको इसमें वापस बताऊंगा, ठीक है ना। एक सवाल आता है और इसको आपको ढंग से पढ़ना है, याद करना है, शेयर करना है, कमेंट करना और लाइक करना है, ओके। हाँ, थैंक यू।